नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 की सीरीज़ में आज हम करने जा रहे हैं सेट 18। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया, लगभग 100 सेट आएंगे, 1000 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पॉलिटी के 200 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब तक आई गेस पॉलिटी आपकी थॉरो रिवाइज हुई होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम उठाएंगे वो हम लेंगे इकोनॉमी। तो लगभग अगले 150 क्वेश्चन आपको इकोनॉमी के मिलेंगे, फिर ज्योग्राफी आएगी, हिस्ट्री आएगी। इस तरह से हम इस ट्रेंड को आगे बढ़ाते जाएंगे। जब तक ये सीरीज़ ख़त्म होगी आपके पास लगभग 1100 क्वेश्चंस का एक बैंक होगा, आपके पास पीडीएफ्स होंगे, आपका स्टैटिक डिवाइस हो चुका होगा, करंट के टॉपिक्स यहाँ पे मैं ऐड करता रहूँगा। तो इस तरह से हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा हाँ, लास्ट में सर्वे और बजट को भी हम ऐड करेंगे। हिंदू इंडियन एक्सप्रेस एक योजना, ऐसे अदर सोर्सेज भी हम यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव, साथ ही साथ @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। अभी तक 180 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 181st क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। विद रिगार्ड टू ग्राम न्यायालय, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज प्रिसाइडेड बाय ऑफिसर कॉल्ड न्यायाधिकारी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ग्राम न्यायालय शैल एक्सरसाइज बोथ सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। अब आपको यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो, हमने ग्राम न्यायालय के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, वो वहाँ पे आपको इनकरेक्ट, सॉरी, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। वो वहाँ पे आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे जो पर्सन इसको अपॉइंट किया जाता है वो न्यायाधिकारी होता है। सिविल क्रिमिनल दोनों जुरिस्डिक्शन यहाँ पे है। अगर हम ग्राम न्यायालय एक्ट की बात करें तो एक पंचायत के लेवल पे इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, इंटरमीडिएट लेवल पे, या फिर ग्रुप ऑफ पंचायत के लेवल पे। न्यायाधिकारी जो है वो इसको मॉनिटर करेंगे, प्रिसाइड करेंगे। न्यायाधिकारी की सेम सैलरी होगी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की होती है। क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठते हैं तो फिर यहाँ पे दोनों तरह के सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को डील किया जाता है। तो याद रखिएगा, इनकरेक्ट के केस में दोनों ही करेक्ट हैं। 182 डैश इज एन एक्टिविटी और सर्विस दैट इज मेंट फॉर पीपल इन द कंट्री एंड इज मेनली ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। बहुत सिंपल है, आप जिस सर्विस के लिए तैयार करने जा रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो है पब्लिक सर्विस। ठीक है, प्राइवेट सर्विस नहीं, लोकल नहीं, स्पेसिफिक नहीं, पब्लिक सर्विस यहाँ पे आएगा। ठीक है, पब्लिक सर्विस क्या होता है? एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें सरकार लोगों के लिए काम करती है या फिर सरकारी कर्मचारी लोगों के लिए काम करते हैं। जैसे स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल, टेलीफोन, गवर्नेंस का काम करना, सिविल सर्विसेज में जाना, ये सब पब्लिक सर्विस का पार्ट होता है। चलते हैं 183 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की क्या ड्यूटीज होती है? एनसीईआरटी में से है। हियरिंग ऑफ डिस्प्यूट्स, सुपरविजन ऑफ वर्क डन बाय पटवारीज, ओवरसीइंग डेवलपमेंट वर्क। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का यहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो वो काम कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना नहीं होता, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज। तो 1 और 2 आर ड्यूटी है यहाँ पे। डेवलपमेंट वर्क को ओवरसी करने का काम यहाँ पे बाकी डिविजन्स का होता है। ठीक है, तो अलग अलग सब डिविजन्स जो होती हैं वो डेवलपमेंट काम को देखती हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंस कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चंस फिर से ट्रिकी हो रहे हैं, याद रखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में बताना है। पार्लियामेंट डिटरमाइंस क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स। चेयरमैन मस्ट बी द जज ऑफ हाई कोर्ट। इट रिकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस विद सेंटर टू स्टेट्स। इट रिकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट इन एड बाय सेंटर टू स्टेट। ठीक है, अगर हम बात करें करेक्ट स्टेटमेंट की, तो सबसे पहली बात है, कहीं नहीं मेंशन है कि जो चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के वो हाई कोर्ट के होने चाहिए। ठीक है, तो 2 जो है वो रॉन्ग है। अगर 2 को आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो फिर आप आंसर निकाल पाएंगे 1 और 3। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो भी नेट प्रोसीड्स आती हैं उसका डिवीजन जो है वो फाइनेंस कमीशन देखती है। फाइनेंस कमीशन की बात करें, आर्टिकल 280 में इसको कॉन्स्टिट्यूट कराया जाता है। 5 साल का इसका टेन्योर होता है। 5 साल के केस में ये जितना भी सरकार फंड्स टैक्सेस कलेक्ट करती है उसके डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है सेंटर और स्टेट के बीच में। कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को एक पावर देता है कि आप इसके मेंबर्स की क्वालिफिकेशन डिटरमाइन करिए। ठीक है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है। जज नेसेसरी नहीं है कि जज होने चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन जो पब्लिक अफेयर्स में, यानी जिसकी एक एक अच्छा उसका एक्सपीरियंस रहा हो, यूजुअली देखा रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स ही इसके चेयरमैन बनते हैं। फाइनेंस कमीशन को रिकमेंडेशंस देनी होती हैं कि कैसे नेट प्रोसीड्स को सरकार और सेंटर स्टेट के बीच में बांटना है। सबसे बड़ी बात है कि प्रिंसिपल्स जो ग्रांट इन एड को गवर्न करेंगे। ठीक है, किस तरह से गवर्न होंगे ऐसे ग्रांट इन एड्स। यहाँ पे ग्रांट इन एड्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की जाती, किस तरह से ग्रांट इन एड्स के मैटर्स लिए जाएंगे ये यहाँ पे देखा जाता है। चलते हैं 185 पेसा एक्ट 1996 की तरफ। शेड्यूल एरियाज के केस में एक्ट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ पंचायत सीट्स टू ट्राइब्स। ऑल सीट्स ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट लेवल्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। देखिए, पेसा पहले सबसे पहले देखिए इंप्लीमेंट कहाँ होता है। पेसा इंप्लीमेंट होता है पंचायती राज के उन एरियाज में जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, शेड्यूल 5 के जो एरियाज हैं। ठीक है, तो पेसा एक्ट वहाँ पे
अप्लाई होता है। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। क्यों हैं? क्योंकि शेड्यूल एरियाज वो एरियाज हैं जो डिफाइन किए जाएंगे इस मैटर के चलते, शेड्यूल 5 के चलते, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है। अगर वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादातर अधिक है तो 50% रिजर्वेशन ट्राइबल्स के लिए रखना पड़ता है। साथ ही साथ चाहे वो किसी भी लेवल की पंचायत हो, वहाँ पे जो सीट्स हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होती ही होती हैं। ठीक है, तो पेशा हम लेके आए थे 1996 में, ये एक्ट पास किया था। जब 73rd अमेंडमेंट पास किया था पंचायत का, तो ट्राइबल्स का ये कहना था कि हमारे लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं हैं, तो इसके लिए फिर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996 भुरिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। अब भुरिया कमीशन ने बोला एक पैसा ले आइए, तो पैसा से क्या हुआ, कुछ एक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, उस ट्राइबल पॉपुलेशन की पंचायत की जो नीड्स हैं, उनकी देख रेख है, गवर्नेंस की जो नीड्स हैं, लैंड डेवलपमेंट की नीड्स हैं, ये सारी चीज़ें पैसा जो है पूरी करता है। पैसा एक तरह से ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने की बात करता है। चलते हैं 186 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल। इसमें से कौन से टर्म्स आपको प्रियम्बल में नहीं दिखेंगे? बहुत सिंपल है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, देखिए प्रियम्बल बाय हार्ट याद होना चाहिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमने अपने आप को रिजॉल्व किया है एक भारत जिसमें सोवन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेकुलर होना चाहिए, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। किस किस तरह की वो जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी है, साथ ही साथ किस डेट पे हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ये सारी चीज़ें प्रियम्बल में मेंशन है। तो मैं बार बार कहता हूँ प्रियम्बल आपको बाय हार्ट होना चाहिए। अब इसमें से कौन से टर्म्स मेंशन नहीं है? देखिए सारे में अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये कंफ्यूजन में एक ये ऐसा ऑड वन आउट है। ठीक है, यहाँ तो वुमेन वाला तो सिनेरियो है ही नहीं, टू ऑल वी द पीपल यहाँ पे मेंशन है, ना मेन है ना वुमेन है, वी द पीपल है। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड सेक्स। तो 4 इज रॉन्ग, अगर आप देखेंगे 4 रॉन्ग है, नहीं मेंशन नहीं है, तो एक ही ऐसा यहाँ पे ऑप्शन आता है जहाँ पे 4 मेंशन है। तो इस तरह से आप इसको फिगर आउट कर पाएंगे। क्लियर है? तो यानी 2 भी नहीं है, ट्रुथ की भी बात नहीं होती, वुमेन के केस की भी बात नहीं होती, और कल्चरल की भी बात नहीं होती। Then, with reference to the members of the Constituent Assembly, consider the following statement. Different communities were given representation in proportion to their population. Princely states were not represented. Both Gandhi and Jinnah were members of Assembly. Muslim League was never part of Constituent Assembly. Confusion है ना, अगर जिन्ना है तो फिर मुस्लिम लीग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो देखिए स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, जब भारत का बाइफर्केशन नहीं हुआ था, तो वहाँ पर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में दोनों ही नेशन के लोग बैठे थे। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पे आपको ये बतानी है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप देखेंगे कि महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी के केस में आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है, देखिए गांधी जो है वो मेंबर नहीं थे, प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिला था। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है। साथ ही साथ मुस्लिम लीग भी इसका पार्ट थी। तो बहुत सिंपल हो जाता है कि सीट्स जो हैं प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी 3 मेन कम्युनिटीज़ के बीच में, मुस्लिम, सिख एंड जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिफरेंट कम्युनिटीज़ में आ जाती है बात, 1 एकदम करेक्ट है। देन उसके बाद सेकंड देखेंगे, प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स वो थे वहाँ पे, वो अपने हेड के थ्रू नॉमिनेट किए गए थे। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना ये पर्सनालिटीज़ पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। ठीक है, और मुस्लिम लीग जो है 73 सीट्स के साथ असेंबली में बैठी थी। बाद में जब बाइफर्केशन हो गया था तो फिर असेंबली 2 में डिवाइड हो गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इन द स्पिरिट ऑफ गिविंग इफेक्ट टू DPSP, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, अडॉप्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री नेशनल गारंटी एक्ट। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम बात करें DPSP की, तो सारे ही वेलफेयरिस्ट मेजर्स हैं। ठीक है, तो सारे वेलफेयर के लिए लाए गए हैं, ऑल आर करेक्ट। तो बहुत सिंपल है यहाँ पे कि वेलफेयरिज्म के लिए ये सब यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। देन उसके बाद चलते हैं 189 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी इसमें से फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ड्यूटीज की बात हो रही है। ठीक है, पे टैक्सेस, कास्ट वोट। ठीक है, तो ये भी नहीं है, टैक्सेस की बात नहीं करता, वोटिंग की बात नहीं करता। हाँ, भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बहुत सिंपल है, 1 और 5 इसका आंसर बनेगा। 1 और 5 करेक्ट हैं। ठीक है, क्योंकि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स ये DPSP है। ओके, तो आई गेस क्लियर हो गया। DPSP फंडामेंटल्स ड्यूटीज़ के बीच में आप देखेंगे, DPSP के बीच में आपको चीज़ें याद रखनी होंगी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा तो था कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस होनी चाहिए, लेकिन कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। बहुत सिंपल है यहाँ पे,
बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following circumstances are suitable for imposition of president rule? याद करिए आर्टिकल 356 को और उसमें क्या क्या मेंशन है। नंबर 1 कहता है स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर। 356 में यही है, अगर 256 के गाइडलाइंस को पूरा नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे आप 356 लगा सकते हैं। मतलब स्टेट आपकी बात नहीं मान रहा, स्टेट जो है वो सेंटर से डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं कर रहा। एलिगेशंस ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट, ये कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। क्या एलिगेशंस हैं, जब तक प्रूव होंगे नहीं होंगे। 356 का मिसयूज होगा इसलिए अलाउ नहीं करते हैं। गवर्नमेंट परस्यू एंटी सेकुलर पॉलिटिक्स, एंटी सेकुलर हो जाता है तो बिल्कुल वहाँ पे सरकार गिराई जा सकती है। आपने देखा कि कई जगह पे 89-90s में देश भर में बाबरी मस्जिद के बाद कई सरकारें गिरा दी गई थी यही बोल के। वैसे तो एसआर बोमई केस में भी क्लियरली कहा है कि सेकुलरिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1 और 3 यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर है और एकदम करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। बस 10 क्वेश्चन और पॉलिटी के हैं, फिर 201 से हम शुरू करेंगे इकोनॉमी के पार्ट को और इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले सीरीज, अगले सेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।